और इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। पहले इस सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने की वजह से शिंदे कैंप यहां से किसी मराठी कैंडिडेट को उतार सकता है। इस सीट पर मराठी कलाकार सचिन खेडेकर और शरद पोंक्षे के नाम की चर्चा है। खबर तो इस बात की भी है कि उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर को भी टिकट दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। पहले सीट शेयरिंग में महीनों चली माथापच्ची के बाद अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर शिवसेना शिंदे गुट में नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट। सूत्रों की माने तो शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। क्योंकि सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा है, लिहाजा शिंदे कैंप यहां से किसी मराठी कैंडिडेट को उतारने की जुगत में है। पहले सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी। इसको बल उस वक्त मिला जब गोविंदा ने शिंदे कैंप की शिवसेना ज्वाइन कर ली, लेकिन उन्हें टिकट मिलने से सबसे बड़ी दिक्कत बना है उनका मराठी ना होना। अब रेस में सबसे आगे मराठी कलाकार सचिन खेडेकर हैं। मुंबई के मराठी परिवार में पैदा होना उनकी दावेदारी को मजबूती देता है। रेस में तीसरे दावेदार हैं शरद पोंक्षे। इन्होंने मराठी मंच से अपना करियर शुरू किया, जो उनके पक्ष को मजबूत करता है। साथ ही उन्होंने मी नाथुराम गोडसे बोलतोय नाटक में अहम भूमिका निभाई थी। रेस में चौथा नाम उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर का है, जो जागेश्वरी ईस्ट से पिछले 3 बार से विधायक हैं। दरअसल मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से शिंदे कैंप के मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर हैं, जबकि उद्धव गुट ने इस सीट पर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारा है। बेटे की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने अपने बेटे के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद अब शिंदे कैंप ये सब प्लानिंग कर रहा है। और अब आपको मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का गणित भी समझा देते हैं। दरअसल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर को चुनाव लड़वाया गया। गजानन कीर्तिकर ने बड़े अंतर के साथ संजय निरुपम जैसे दिग्गज नेता को हराया था। शिवसेना में टूट के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे कैंप के साथ चले आए, लेकिन गजानन के बेटे अमोल ने उद्धव सेना का साथ नहीं छोड़ा। 2024 में उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को यहां से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर शाहपुर इलाके में जहां गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, वहां आरएलडी कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के बड़े लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। रैली से पहले की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर का महासियासी संग्राम, और इसमें हिस्सा लेने के लिए वो कार्यकर्ता, वो जनता, वो जन समर्थक जो अपना जनप्रतिनिधि अब 19 तारीख को चुनने के लिए तैयार हैं। हम मुजफ्फरनगर की जमीन पर मौजूद हैं। पश्चिमी यूपी की वो सीट जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है, दिलचस्प है। मुकाबला कहा जा सकता है कि कड़ा है, पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इस वक्त मेरे साथ एक चौपाल यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि हमें जानना है यहाँ का वो समीकरण जो बताएगा कि बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान को लेकर आखिर ये लोग कितना संतुष्ट नजर आते हैं और कितनी उम्मीदें एक बार फिर से पहले से ज्यादा उनके कंधों पर नजर आती है। आपसे जानना चाहेंगे, ये एक महासियासी संग्राम है, तीसरी बार मौका दिया है, क्या उम्मीदों को पहले पूरा कर पाए? हाँ, डॉक्टर संजीव बालियान जी एक ऐसे लीडर है वेस्ट यूपी के जिनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। उन्होंने मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के दलदल से निकाल करके डेवलपमेंट कैपिटल बनाया है, तो अपराध की दुनिया से बाहर निकाला है। लगता है सर आपको भी एक लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि अपराध की दुनिया से निकाला है? अपराध की दुनिया से निकाला है, विकास बहुत किया, ऐसा किसी ने अब तक किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया। तो किसी प्रत्याशी ने ऐसा नहीं किया है, ये जरूर कहना है। हालांकि जब पहली बार साल 2014 में जीत हासिल हुई थी तो 4.5 लाख वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद साल 2019 कांटों भरा रहा था। 6526 वोटों से ही वो जीत पाए थे। पहले से भी ज्यादा मुकाबला कड़ा लगता है आपको?
कोई कड़ा मुकाबला नहीं लग रहा, हल्का मुकाबला। गठबंधन है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे नेता सब मिलनसार है, कोई भी जाओ उनके बारे को जो खाली आदमी भेजते सबसे भाग कर मिलो, कोई परेशानी नहीं। काम बहुत कर रखा उन्होंने, तो काम बहुत किया है कह तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जरा ये भी आपसे इस चौपाल के जरिए जानना चाहेंगे इस काम के पीछे की क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा यहाँ पर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक जो हैं वो यहाँ पर मैदान में है। मुकाबला देंगे कड़ा? पिछले 70 सालों में मंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाई और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिलें, बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई, और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया, और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर, पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ा